अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन सा होता है? जेड वाला। आज इसके रूल्स बताने से पहले एक बेसिक सी बात बताना चाहती हूँ। अगर हमारे पास सवाल में लिखा हुआ हो लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और अगर लिमिट में ज़ीरो या कोई भी फाइनाइट नंबर आ रहा हो तो इन रूल्स के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, भले से हमारे पास सवाल में लिखा हुआ हो। ठीक है, ये कब हम काम करते हैं? ये 3 स्टेप्स पे, जब हमारे पास 0.0 वाला फंक्शन आ रहा हो, ठीक है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए 0.0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो हम इसके ऊपर 3 चीज़ों पे काम करते हैं। नंबर 1 होता है इसका रियल एक्सिस, दूसरा होता है इसका इमेजिनरी एक्सिस, तीसरा होता है वाई एक्सिस। सॉरी, वाई एक्सिस नहीं होता, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स, यानी कि स्ट्रेट लाइन की जो हमारी इक्वेशन होती है ना, वो है। अच्छा, रियल एक्सिस में हमारे पास क्या होता है? वाई ज़ीरो होता है। ठीक है, अब वाई ज़ीरो होता है, लेकिन जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना तो इसके अंदर लिमिट एक्स ज़ीरो करेंगे। ठीक है, वो हम आगे चल के देख लेंगे, बस ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस में जब कर रहे होंगे तो एक्स ज़ीरो लेंगे, और जब लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे तो वाई ज़ीरो होगा। अगर हम वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स करेंगे ना, यानी कि मेरे पास जितनी भी वाई की वैल्यू दी हुई है उनकी जगह मैं एम एक्स पुट कर दूँगी, और लिमिट में उसकी जगह क्या लगा दूँगी? एक्स टेंड्स टू एक्स नॉट। एक्स नॉट हमारे पास ज़्यादातर सवालों में जो है ना ज़ीरो है, तकरीबन सब में ही ज़ीरो है। सही है, तो ये हमारी बातें हो गई। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, अब हमने ये सब काम कर लिया, अब ये सब काम करने का हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? ठीक है, अच्छा, अब इस सब का हमारे पास ये होगा, अगर ये तीनों वैल्यूज़, मैंने 3 चीज़ें करने वाली हूँ ना, क्या कहते हैं, रियल एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, अलॉन्ग वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। अगर ये तीनों की वैल्यूज सेम आ गई, कुछ भी आ सकती है, ज़ीरो भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, कुछ भी, तीनों की अगर सेम है तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर एक की भी नहीं है ना, मतलब सेम नहीं है, 2 की सेम हो, एक की नहीं है, तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर ऊपर वाले दोनों, इमेजिनरी और रियल एक्सेस, दोनों की लिमिट हमारे पास डिफरेंट आ जाए ना, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स करेंगे ही नहीं, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। हमारे पास एक रूल है ना कि कोई भी एक मतलब अलग आ जाएगी तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो हम आज पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम क्या था? लिमिट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। मेरे पास सवाल दिया हुआ है, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन इसके अंदर हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे, z इज इक्वल्स z के ऊपर कॉन्जुगेट वाला, जैसे माइनस का या बार इसको बोलते हैं, डिफरेंट लोग, मतलब लोग अलग अलग तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको बार बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये बेसिकली होता क्या है? कॉन्जुगेट होता है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है? मैंने अभी बताया था कि ये तीनों रूल्स अप्लाई करने से पहले हमें चेक करना होता है कि कहीं इसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिमिट दी हुई है फ़ौरन हमने अप्लाई कर दी। वो अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ रहा है? 0/0। जब 0/0 वाली फॉर्म आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम इसका क्या तीनों अपनी एप्लीकेशंस अप्लाई करते हैं, यानी कि एक्स एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस और वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। लेकिन उस सबसे पहले ना मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा? अब मैंने बात क्या कर रही हूँ, वाई एक्सेस, इमेजिनरी एक्सेस, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स। सवाल तो मेरे पास जेड की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये अच्छे से पता है कि अगर मेरे पास जेड दिया हुआ है तो वो जेड किसके बराबर होगा? एक्स प्लस आयोटा वाई के। चैप्टर के स्टार्ट में हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब मसला ये आ रहा है, क्या जेड के ऊपर ये जो बार लगा हुआ है, कॉन्जुगेट लगा हुआ है, इसकी वैल्यू अलग होगी? जी बिल्कुल, इसकी वैल्यू अलग होगी। कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते थे? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करते थे, जो आयोटा वाले की टर्म होती है ना, उसका साइन चेंज कर देते हैं। सेम वही काम यहीं पे कर रहे हैं हम, आयोटा वाले का साइन चेंज कर देंगे। अब हमारे पास ये सवाल आ गया एक्स वाई की फॉर्म में और इमेजिनरी यानी कि आयोटा की फॉर्म में। अब हम इसमें आराम से क्या अप्लाई कर सकते हैं? अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला। सबसे पहले क्या करेंगे हम? अच्छा, एक और बात इसमें जो लिखी हुई है और ये बतानी भी ज़रूरी है, अगर मेरे पास z ज़ीरो है तो z नॉट भी ज़ीरो होगा। अगर z नॉट ज़ीरो है तो x नॉट भी ज़ीरो होगा, क्योंकि भाई z के दोनों ही तो, ये x और y उसी के तो कंपोनेंट्स हैं, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे। अब ये ज़ीरो हो गए।
अब हम आते हैं रियल एक्सिस पे। रियल एक्सिस का मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि y 0 होता है इसके अंदर, सही है। अब मैं लिमिट जब अप्लाई कर रही हूँ मेरे पास, अच्छा रियल एक्सिस का मतलब है इसके अंदर हम रियल पार्ट ले रहे होंगे, सही है, ये भी बात पता होनी चाहिए। इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट हम लेते ही नहीं है। हमने रियल पार्ट लिया, उसके अंदर पहले ये एक्स कट रहा था 1, ठीक है। अगर हमने 1 लिया, सही है। अब लिमिट अप्लाई करने के लिए हमारे पास तो x बचा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 1 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 आंसर हो जाएगा, ये 1 ही आंसर होगा, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी से पार्ट होगा तो हमारे पास लिमिट। अब ये भी अगर हम देखें तो पूरा का पूरा कट हो रहा है, नीचे -1 है। हमें पता होता है माइनस डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का नहीं होता, सेंटर का होता है, ठीक है। थोड़ा सा सेंटर में ही मैंने बनाया हुआ है, और तो ये -1 हो गया। इसमें भी y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर ये -1 ही आंसर हो गया, ठीक है। अब लेकिन मसला ये आया, मेरे दोनों आंसर जो है ना चेंज आ गए। माइनस के साइन से बहुत फ़र्क पड़ता है। अब ये 1 है और ये -1 है, दोनों बहुत डिफरेंट आंसर है, यानी कि लिमिट क्या है, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। हमें तीसरा वाला y = mx करने की नीड ही नहीं है जब हमारे दोनों आंसर चेंज हो जाएं। ये मैंने थोड़ा रोमन में भी स्टेटमेंट यही वाली लिखी हुई है। अच्छा, अब अगर यही वाला सवाल मेरे पास दे दिया है, अब इसके अंदर मेरे पास 2 बार लगे हुए हैं क्या, नहीं इसके अंदर स्क्वायर लगा हुआ है, सॉरी, हाँ सही है, एक ही बार है। जैसे वो सवाल था ना, वही सेम सवाल है, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, सही है। अब इसको भी करके देख लें, 0.0 ही आ रहा होगा, सही है। इसमें मैंने किया नहीं है, लेकिन ये करना पड़ता है, सही है, कि हमने फर्स्ट स्टेप पे हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 0.0 आ रहा है, इसीलिए हम इसके ऊपर जा रहे हैं। अब ये तीनों केसेस लगाने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास x और y होना ज़रूरी है। अब x y होना ज़रूरी है, मुझे पता है, सॉरी, z किसके बराबर होता है, x + i/y के, मैंने पुट कर दिया। z बार किसके बराबर होता है, यानी कि उसका कॉन्जुगेट, यानी कि वो जो हमारी आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। ज़रूरी नहीं होता माइनस ही करें, अगर वो माइनस की दी हुई है तो प्लस की कर देंगे, सिंपल, बस साइन चेंज करना होता है, माइनस वगैरह से याद नहीं रखते। अच्छा भाई, अब इसके अंदर लिखा है z = 0, x0 = 0, y0 = 0। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि AC के कॉम्पोनेंट से अगर वो 0 है तो ये दोनों ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे। रियल एक्सिस की अगर हम बात करेंगे, सेम वैसी करेंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, वैसी z से z कट, वो सॉरी x से x कट रहा है, ये भी सेम, क्योंकि सवाल बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर ना -1 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया 1। ये दोनों चीज़ें हो गई सेम। अब हम किसके ऊपर मूव कर जाएंगे, y = mx की तरफ, क्योंकि जब हमारे पास दोनों चीज़ें सेम हो जाती है तब हम मूव करते हैं। उस वाले सवाल में दोनों डिफरेंट थी, इसलिए हम वहाँ पे मूव नहीं कर पाए थे। अब मैं यहाँ पे मूव कर गई। अब जब मैंने यहाँ पे मूव करा तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, हम y की जगह इनको रख देंगे, इनकी जगह इनको रख दिया। बस मैंने क्या किया, x को कॉमन लिया और कट कर दिया। ये स्टेप मैंने शो नहीं किया, तो बहुत जो है आसान से स्टेप है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर अब कुछ नहीं बचा, x बचा ही नहीं है कि लिमिट अप्लाई कर सकूँ। मेरे पास यही फॉर्म है, लेकिन ये तो फॉर्म m के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये जब ऐसा हो जाए कि m के ऊपर डिपेंडेंट फॉर्म हो, इसका मतलब यही होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तीनों डिफरेंट, मतलब 2 सेम है, एक डिफरेंट है, इसका मतलब लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अब हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है ये। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वैल्यू ऑफ u दी हुई है, सही है। अब इस वाले सवाल को हम कैसे करेंगे, हमारे पास ux की फॉर्म में दिया हुआ है, पहले z के फॉर्म में था। अब ये ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं हम। अच्छा, इसके अंदर जब हमने डायरेक्ट पुट किया हमारे पास वही दोबारा बात आ गई कि ये 0.0 है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है हमेशा 0.0 है, अभी मेरे पास एक सवाल ऐसा भी है जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्ट लिमिट आ रही है, सही है। अब वो भी देखेंगे। खैर, अब इसके अंदर क्या करेंगे, वही पुराना काम, रियल एक्सिस पे आंसर निकालेंगे, इमेजिनरी एक्सिस पे निकालेंगे, सही है। उसके बाद y = mx भी इसके अंदर निकाला हुआ है, क्योंकि जो है ना वो दोनों = 0 थे, लेकिन फिर हमारे पास m लिमिट डजंट एग्जिस्ट। अभी तक हमने 3 सवाल किए, तीनों में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, चौथे में होप्स तो कर रही हूँ।
चौथा देख लेते हैं अब हम। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ x की दी हुई है, एक चीज़ z की दी हुई है। क्या हम ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं? हम ऐसे सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। हमारे पास z वेक्टर होना ही नहीं चाहिए, z कंपोनेंट होना ही नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये आसान तरीके से कि ये 0.0 की फॉर्म बन रही है कि नहीं, ये चेक किया, बन रही है। फिर हमने रियल एक्सिस पे वर्क किया, फिर हमने इमेजिनरी एक्सिस पे वर्क किया। ठीक है, वर्किंग सेम है बिल्कुल। y = mx पुट किया और फिर हम देखते हैं कि हमारा आंसर तो तीनों का 0 आ गया। तीनों का 0 आने का मतलब ये हुआ कि हमारी लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास ये पहला सवाल ऐसा आया जिसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी। अब हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। ये हमारा सवाल है डिफरेंट, जो केस मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था। अब इसके अंदर भी क्या है, सबसे पहले हमने इसको सवाल करने के ना 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो आसान है वो बता रही हूँ, फिर दूसरा। अच्छा, ये सवाल दिया हुआ है, सबसे पहले इसकी लिमिट आयोटा दी हुई है, इसकी लिमिट 0 नहीं दी हुई। आयोटा रख दिया मैंने सब में। मैं जब आयोटा रखती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरे पास एक फॉर्म बच रही है। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ते हैं कि जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम नीचे पढ़ते हैं कि नीचे अंडर रूट नहीं आना चाहिए। जब भी अंडर रूट आता है तो हम उस चीज़ को मल्टीप्लाई वगैरह करके अंडर रूट नीचे से कैंसिल कर देते हैं। सही है, हमारे मोस्ट ऑफ द कैलकुलेटर्स में भी ऐसे ही होता है कि नीचे अंडर रूट आंसर में नहीं आ रहा होता। अब उसी तरह जब आयोटा होता है ना, आयोटा भी हम नीचे जो है ना अंडर रूट में अच्छा नहीं लगता हमें, हम उसको हटा देते हैं। हम हटाते कैसे? कॉन्जुगेट लेके। कॉन्जुगेट हमारे 9th क्लास में हमें लेना सिखाते हैं। तो सही है, अब हम रिविज़न करते हैं हम कैसे लेते थे। वही वाली चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड में ले आते हैं, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड में लिए, जस्ट उसके जो सेंटर वाला साइन होता है ना वो चेंज कर देते हैं। पहले हमारा आयोटा 9th क्लास में तो नहीं होता था, तो हम लोग क्या करते थे, बस सेंटर वाले का साइन चेंज कर देते थे। तो इसके अंदर भी आयोटा की वजह से साइन चेंज नहीं हुआ है, जस्ट इसके अंदर साइन किस वजह से चेंज हुआ है, क्योंकि हम जब भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो माइनस का यानी कि अपोजिट साइन लेते हैं ताकि वो हमारा फॉर्मूला बन सके। फॉर्मूला तो सबको याद है, a+b a-b का जो a² - b² होता है। सही है, ऊपर वाली दोनों चीज़ें हमने बिल्कुल वैसी रखी हैं अभी। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये मैंने ना लिमिट z = आयोटा नीचे तक लिख दिया, जब लिमिट अप्लाई हो जाती है तब नहीं लिखते, गलती से लिखा हुआ है। अब इसके अंदर मैंने जो है ना दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। आयोटा² हमारा -1 के बराबर है। अब इसके अंदर सही है, अब इसके अंदर मैंने मज़ीद रखा, मतलब वैल्यूज़ रख दी, 1 + 1 किया 2 हो गया। अब इसके अंदर भी ऊपर आयोटा² आ रहा था, उसकी जगह -1 रखा, सिंप्लीफिकेशन करने पे आंसर आ गया और इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। सही है, ये हमारा बहुत ही आसान सा सलूशन था जिसके अंदर लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी और हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने पे ये बात पता चल गई है। सही है, वो वाला जो सिर्फ लिमिट वो करने पे ना, क्या कहते हैं, पुट करने पे जो हमारे पास आंसर आया था वो भी सही था, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके अंदर आयोटा नीचे नहीं होता है, इसलिए हमने मज़ीद कैलकुलेशन की है। यह हमारा फाइनल आंसर है। इसका एक और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास ना मॉड्यूलस दिया हुआ है। ठीक है, मॉड्यूलस के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी मॉड्यूलस दिया हुआ होता है, ठीक है, तो हम क्या रखते हैं, √x² + y²। अब हमारे सवाल को हमने x और y की शक्ल में चेंज कर लिया। हमें पता है अगर z 0 है तो xy 0 है, 0.0 की फॉर्म आ गई दोबारा से। फिर हम क्या करेंगे भाई, रियल एक्सिस पे हम चेक करेंगे। फिर रियल एक्सिस पे चेक करने के बाद हम इमेजिनरी एक्सिस पे चेक करेंगे। ये जब हम चेक कर लेंगे तो हम y = mx पे, हमारी तीनों की तीनों चीज़ें सेम आ चुकी हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब हमारा चौथा सवाल है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया ना, मतलब 5वां पार्ट, वैसे ही है 7वां पार्ट। इसके अंदर भी हमने लगाया आयोटा, इसमें लेकिन आ गया 0.0। ये तो मसला हो गया थोड़ा सा, लेकिन हम इस मसले को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात, अब मैंने बहुत जो है ना सॉल्यूशन में स्टेप्स शो नहीं किए गए। ये तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, ये तो पता चल रहा है। ये आयोटा 4 1 के बराबर होता है। ये अगर आप लोग फर्स्ट लेक्चर पे जाएंगे तो ये सब फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि किसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो ये 1 से 1 कैंसिल होके इस तरह ये 0 हुआ है।
अच्छा, अब ये कर लिया। 2 तरीके हमारे पास, हम तीनों स्टेप्स लगा दें, सही है। उससे ज़्यादा आसान तरीका ये है, अगर हम इसके अंदर फॉर्मूले के खोलें। फॉर्मूला कौन सा खोल रही हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उससे मेरे पास 2 वेक्टर्स आएंगे। 2 वेक्टर्स आने के बाद भी मुझे एक और स्टेप करना पड़ेगा। अगर ये मेरा नीचे से कैंसिल हो जाए डिनोमिनेटर, तो मेरे पास बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए ये काम कर रही हूँ। अच्छा, अब मेरे पास जो जेड स्क्वायर प्लस 1 है, उसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ये मैंने आयोटा स्क्वायर क्यों लिया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, ये बीच में माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाता, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने से मेरे फ़ायदा क्या हुआ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। मैंने ए प्लस बी, ए माइनस बी में इसको तोड़ दिया। अब अगर मैं जेड स्क्वायर प्लस 1 की जगह रखूँगी जेड माइनस आयोटा को, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर मेरे पास क्या बच रहा है, जेड प्लस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1। अब दोबारा हम लिमिट अप्लाई करेंगे, दोबारा तो नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में वो तो हमने लिमिट अप्लाई की थी, अब इसके सोल्यूशन के लिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आयोटा प्लस आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो गया, आंसर -4 आयोटा। आयोटा की फॉर्म में भी कोई अगर आंसर आ रहा है ना, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जज़ाकल्लाह।